हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि बैंक निफ्टी में किस तरीके के ट्रेड प्लान के साथ नेक्स्ट वीक हम लोग अपनी पोजीशंस को प्लान करेंगे और कैसा प्राइस अभी आपको रफली फिगर में दिख रहा है कि नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पता लगा कि प्राइस में वीकनेस बहुत ज़्यादा है और जहां हम ट्रेड कर रहे हैं वो एक सपोर्ट एरिया है। और जब भी प्राइस एक वीक प्राइस अपने सपोर्ट एरिया के पास आता है जहां एक बड़ी खरीदारी पहले हुई हो, तो या तो प्राइस उसको डायरेक्टली ब्रेक कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट को डायरेक्टली ब्रेक करना भी एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वैलिडेशन है। वो कोई गलत बात नहीं है, वहाँ पर अच्छे खासे ट्रेड्स बनते हैं क्योंकि पैनिक क्रिएशन हो जाता है, एक बड़ी बिकवाली आती है, रिटेलर्स अपनी पोजीशंस काट कर भागते हैं, तो वहाँ से प्राइस और ज़्यादा गिरावट करने की कोशिश करता है, पैनिक सिनेरियो बनता है। ठीक है, अच्छा, इसी समय अगर प्राइस इसी सपोर्ट एरिया से अगर इसको एक बार में ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा, लिक्विडिटी उठाने हायर साइड जाएगा और तुरंत ब्रेक कर देगा। ठीक है, लिक्विडिटी उठाने हायर साइड जाएगा और तुरंत ब्रेक कर देगा। ये बात, इन दो बातों पर आपका ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अभी जहां पर रिसेंटली हम लोग ट्रेड कर रहे हैं यहां से कौन कौन से लेवल से ट्रेडेबल होंगे। ये तो पता लग गया कि प्राइस वीक है, कमज़ोर है, सप्लाई की तरफ जाना है, सेल ऑन राइज करना है, सारी बातें ठीक है, लेकिन ये कैसे पता किया जाए कि अब कल के सेशन में, मंडे के सेशन में, मंडे ट्यूसडे के सेशन में कौन से लेवल्स आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं कि जहां पर आप पोजीशन का एग्जीक्यूशन करेंगे और परफेक्ट एग्जीक्यूशन होगा, वहां से आपका एक पैसे का सौदे में घाटा नहीं जाना है। इस तरीके के एंट्री प्लान आप कैसे कर सकते हैं? तो आपके पास 3 कॉन्सेप्ट हैं सर, समझिए। आप लोग क्या क्या ट्रेड करते हैं? इंडिकेटर, दूसरा प्राइस एक्शन, ठीक है, तीसरा एवरेज। एवरेज को कई लोग इंडिकेटर मानते हैं, नहीं, प्राइस और एवरेज का एक अलग कॉम्बिनेशन है, इंडिकेटर्स तो सर एक अलग ही दुनिया है जिसको आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, मेरा जैसा मानना है। ठीक है, तो इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो इंडिकेटर में सिर्फ जो चीज़ें आपके चार्ट पर दिख रही हैं और इंडिकेशन की किसी आपको अलग से इंडिकेटर की ज़रूरत ना पड़े, किसी टूल का ज़रूरत नहीं होना चाहिए। तो इंडिकेटर बाजार की आपकी समझ है सर, कि इंडिकेट आपका माइंड करता है सबसे बेहतर प्राइस में, ना कि कोई इंडिकेटर आके करता है। ठीक है, अभी जैसे आप पूछिए कि इस समय रिसेंट मार्केट सिनेरियो में समझने के लिए एक इंडिकेटर बताइए, तो मैं बोलूँगा टाइम विद प्राइस। अगर टाइम और प्राइस का एक साथ कॉम्बिनेशन जो हम लोग सीखते हैं उसको अगर आप बेहतर तरीके से समझें तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। ठीक है, 51,400 के पास, 51,400 यहाँ से हम लोग चले थे। देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स यहाँ से लेकर ये टॉप तक, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स 81, 81 घंटे में हम लोगों ने इतनी रैली तय की थी जहाँ तक हम गए थे टॉप तक, और टॉप से यहां तक लौटने में टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स 35। जो खरीदारी बायर्स ने 80 घंटे में की थी वो सेलर्स ने बिकवाली 35 घंटे में की। तो एग्रेसिव बिहेवियर किसका है, बायर का या सेलर का? तो आप डायरेक्टली बोलेंगे सेलर का। तो टाइम विद प्राइस का इंडिकेशन आपको बोलता है कि ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, वीक प्राइस स्ट्रक्चर है और ये ब्रेकडाउन करने की क्षमता रखता है, हर सपोर्ट एरिया को तोड़ने की क्षमता रखता है। ठीक है, लेकिन सपोर्ट को तोड़ने के लिए 2 चीज़ें जरूरी। देखिए, एक सपोर्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, अब सपोर्ट के कई सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले 2 सेशन से बता रहा हूं लगातार, आप लोग कहीं नोट डाउन कर रहे होंगे तो बहुत बेहतर। देखिए 2 चीज़ें जो ट्रेडर कर रहा है उसकी ट्रेडिंग में एक अमूलचूल परिवर्तन आएगा। पहला, ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना। दूसरा, जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करके लिखना। ऐसे नहीं कि आप वीडियो को लगा लिया और डायरेक्टली बस देखते जा रहे हैं, हालांकि सीख उससे भी जाएंगे, वो लर्निंग प्रोसेस आपका होगा 1.5 साल का, और ऐसे आप अपनी चीज़ों को कवर कर लेंगे 3 से 4 महीने में। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए और बाजार में बैठने से पहले उन चीज़ों को एक बार ज़रूर देख लीजिए। 9:15 पे बाजार खुले तो 8:45 पे बैठिए और देखिए कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं है सब कुछ, बस की पॉइंट्स को लिखिए। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया एक सपोर्ट एरिया के ब्रेकडाउन में कि प्राइस किसी सपोर्ट के पास आकर एक पैनिक कंसोलिडेशन करके, जिसको हम नेगेटिव कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, वो करके ब्रेकडाउन करे और रिटेस्ट के बाद उसका ब्रेकडाउन का वैलिडेशन कर दे। एक पैनिक, बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है। प्राइस किसी सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट ना दे, डायरेक्टली ब्रेक करे तो उस पर हम बिलीव करेंगे, रिटेस्ट के बाद बस वैलिडेशन कर दे। ठीक है, फिर एक कंडीशन और आती है कि जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताई कि प्राइस में अब सेलिंग आई है 100 रुपए से और प्राइस आ गया है 90 रुपए पे सर।
ठीक है, और सपोर्ट एरिया जो इसका बना हुआ है वो है 85 रुपया, सपोर्ट है 85 रुपया। अब प्राइस का 100 रुपये से 90 रुपये आने में जो इसका इम्पैक्ट था सप्लायर का, कि जितनी बड़ी क्वांटिटी बेची थी उसका इम्पैक्ट हो गया यहाँ 90 रुपये आते आते खत्म। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि प्राइस में अगर 85 रुपया सपोर्ट प्राइस है और उसको टेस्ट करके कोई प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, मतलब उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, और रिस्पेक्ट दिए गए प्राइस को अगर 2 से 3 बार लगातार रिस्पेक्ट दिया गया तो समझ लीजिए वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होगा, वहीं से रिवर्सल आएगा। किसी प्राइस के पास जाकर भाव रुकने लगे और वहां पे 3 से 4 बार रिटेस्ट के बाद भी वो प्राइस ना टूटे तो समझ लीजिए अब वो एक अच्छा मेजर सपोर्ट एरिया है, स्विंग हाई निकलने पे लॉन्ग कीजिए। ठीक है, फिर अब 100 रुपये का प्राइस 95 रुपये तक तो आया, लेकिन 80 या 85 रुपये नहीं लाया जाएगा, क्योंकि अगर उसको लिक्विडिटी उठानी है तो लिक्विडिटी उठाने का मतलब क्या है, अब 90 से 92, 93, 94 ले जाइए और 100 रुपये के खरीदारों का इंपैक्ट खत्म हो गया। अब 85 से सपोर्ट नहीं लेगा प्राइस, सपोर्ट एरिया के पहले ही टर्न होकर लिक्विडिटी उठाने जाएगा, क्योंकि एक बार में उसको इस प्राइस को इतनी तेजी से पुश करना है सपोर्ट को 85 को कि यहाँ पे ब्लॉक ऑर्डर्स को किसी तरीके से काटा जाए। वो कैसे होगा, आप 100 रुपये से रेजिस्टेंस से अपनी सप्लाई उठाकर लाइए और दोबारा शॉर्ट कीजिए 93, 94, 95 के प्राइस पे। बात क्लियर हो रही है? इस तरीके से की गई सप्लाई। जैसे अभी रिसेंट मार्केट कंडीशन में अगर बात की जाए तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको एक नॉट फॉर्मेशन दिखेगा। नॉट फॉर्मेशन का मतलब हुआ एक अपर विक का कैंडल और एक लोअर विक का कैंडल, इन्वर्टेड हैमर और हैमर के बीच में इस तरीके से एक लॉक बन जाता है सर। प्राइस में एक अपर विक और लोअर विक के बीच में इस तरीके से लॉक बन जाता है, और ये जो लॉक आपके सामने बन गया, इसके हाई निकलने के बाद ये एक मेजर सपोर्ट होता है, इसके लो निकलने के बाद मेजर रेजिस्टेंस होता है, और इसकी अंदर अगर प्राइस दोबारा लौट कर आ गया तो ये ट्रैपिंग होती है। इसको हम ट्रेड द ट्रैप बोलते हैं। जब भी इसके लो ब्रेक डाउन होंगे तो बहुत बड़ा आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सपोर्ट के पास प्राइस आने से पहले पहले अगर वहां से घूम के फिर उसको ब्रेक डाउन करे तो एक वो वैलिड स्विंग ब्रेक डाउन है। ठीक है, अगर सपोर्ट को टच करने के बाद प्राइस 2 बार यहां से रिजेक्शन ले लिया तो तीसरी बार भी लेगा, चौथी बार में हाई ब्रेक कर देगा। तो बात को समझिए कि सपोर्ट के पास अगर ब्रेकडाउन करना है तो प्राइस उसके पहले ही घूमेगा, ना कि सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा, और हायर प्राइस से सप्लाई उठा के फिर उसको ब्रेक करता है। इस चीज़ पे हमेशा गौर कीजिए। जैसे रिसेंट मार्केट कंडीशन में अगर बात की जाए तो आपके लिए एक अच्छे डेली टाइम फ्रेम पे आइए। अभी हम लोग नॉट फॉर्मेशन की बात कर रहे थे ना, ये कैंडल मत देखिएगा। आज का सेशन सैटरडे का दिन है, मॉक ट्रेडिंग सेशन है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, बस प्राइस आपको फ्लक्चुएट करते हुए दिखेंगे ना, आपकी ट्रेडिंग पर कोई इफेक्ट है ना किसी पर। ठीक है, मॉक ट्रेडिंग सेशन देखिए, यहाँ पे बहुत गौर से सुनिए। ये देखिए, एक कैंडल हाई तरफ ऊपर की तरफ गया, नॉट फॉर्मेशन तो सभी को याद है ना। जिनको नॉट फॉर्मेशन अभी तक आप लोगों ने बेहतर तरीके से नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर मैं उस सेशन का लिंक पिन करा दूंगा। जाके नॉट फॉर्मेशन के वीडियो को अलग से भी देख लीजिएगा। पहले इस पूरे सेशन को एक बार देख लीजिए बेहतर तरीके से, लास्ट तक सभी को देखना है। ठीक है, देखिए पहला काम हमको क्या करना होता है, प्राइस के पास आना है। प्राइस के पास आने का मतलब है ये आपके लिए एक नॉट फॉर्मेशन है, तो इसको हम सपोर्ट एरिया मान लें, यही हमारे लिए सपोर्ट है। अच्छा, ये सपोर्ट क्यों है और अनटेस्टेड सपोर्ट और है ये। देखिए, जब यहाँ से प्राइस ने अपना लास्ट स्विंग लो ब्रेक करते हुए यहाँ से डिमांड उठाई थी इस रेंज से, और इस रेंज से डिमांड उठा के हायर प्राइस ये हाई ब्रेक करने गया, तो ये हाई ब्रेक करने से पहले जो लास्ट स्विंग लगा ना, जहाँ से पावर क्रिएट की गई, वो यही प्राइस है। अगर इसको आप गौर से देखें तो 50,940 51,000 के पास का प्राइस है, राउंड फिगर 50,900 मानिए। अच्छा, अभी आप 2 सेशन पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इस जगह पर जब 52,000 के पास हम ट्रेड कर रहे थे तो 52,000 के कॉल और पुट राइटर्स में 52,000 के पुट पर इतना ओआई नहीं था जितना 51,900 के ओआई पर था, 51,900 के स्ट्राइक प्राइस पे था। इसी तरीके से जब प्राइस 51,000 को ब्रेक डाउन करने अगर आया तो आपको 50,900 के सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स यहाँ पर शॉर्ट करते हुए पोजीशन को दिखेंगे। अभी रिसेंट मार्केट डाटा देखिए तो भी आपको इस तरीके से दिखेगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा कि 51,000 के पुट राइटर्स और 50,900 लाइव मार्केट में दिखेगा, क्लोज मार्केट का डेटा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ये आपके लिए सपोर्ट एरिया है। इस तरीके से क्यों सपोर्ट एरिया है, क्योंकि प्राइस को यहीं से पुल करा के यहाँ से मोमेंटम में ले जाया गया, और ये प्राइस क्या है 51,000, 51,000 से 54,400 सर बड़ी रैली। ठीक है, 51,000 से 54,400 लगभग 3400 पॉइंट बाजार को चलाकर ले जाया गया हायर साइड ऊपर की तरफ। और ये नॉट फॉर्मेशन का मतलब क्या है,
प्राइस में पहले बिकवाली आई, बिकवाली के बाद खरीदारी, तो एक हैमर कैंडल, ठीक है। प्राइस में पहले क्या हुआ, बिकवाली आई, बिकवाली के बाद फिर खरीदारी, खरीदारी के बाद फिर बिकवाली, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल। मतलब यहीं पर बाइंग भी चल रही थी, सेलिंग भी चल रही थी, यहीं पर बाइंग भी और सेलिंग भी एक साथ चल रही थी। तो प्राइस में लॉक बन गया। किस बात का लॉक? डिमांड और सप्लाई एग्रेसिवली इक्वलाइज हो रही हैं। खरीदारी और बिकवाली इतनी तेजी से है कि बायर सेलर को किसी भी हाल में काट देना चाहते हैं, और सेलर बायर को। और ये झटपटाहट कब होगी? जब बहुत बड़ी क्वांटिटी का किसी एक तरफा वन साइडेड एग्जीक्यूशन होगा। या तो खरीदार बहुत बड़ी बाइंग कर रहे हो तो सेलर उनको रोकने की कोशिश मशक्कत में लगे होंगे, या तो सेलर बहुत बड़ी सप्लाई दे रहे हो तो बायर उनको रोकने की कोशिश मशक्कत में लगे होंगे। और अगर एक जो भी विन कंडीशन में जाएगा उसकी ब्लॉक ऑर्डर ज़्यादा थे सर, तो यहाँ पे प्राइस कहाँ गया? हायर साइड। मतलब बायर यहाँ पे बड़ी खरीदारी कर रहे थे, सेलर्स उनको रोकने के लिए बड़ी सप्लाई दे रहे थे, लेकिन रोक नहीं पाए। प्राइस में तो डिमांड ही आई और प्राइस ने 3400 पॉइंट का मोमेंटम दिया। अब हम क्या करने जा रहे थे बताइए? एक सेशन पहले, जस्ट एक सेशन पहले, ये कल का सेशन है 4 अक्टूबर और ये 3 अक्टूबर, ठीक है। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनते जाइए। कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। आपके ही डाउट्स के लिए सेशन कर रहा हूँ सर। ये आज का जो सेशन कर रहा हूँ ये आपके डाउट के लिए है। 3 से 4 लोगों ने कॉल करके पूछा था कि सपोर्ट एरिया के पास प्राइस का रिएक्शन जब होता है तो वहाँ से रिटेस्ट और ब्रेकडाउन के, रिटेस्ट के बाद भी ब्रेकडाउन होता है, उसको कैसे पहचाना जाए, आइडेंटिफिकेशन उसका कैसे होगा, ठीक है। कि प्राइस सपोर्ट को रिटेस्ट तो कर रहा है लेकिन फिर भी उसको ब्रेकडाउन कर दे रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं इस कंडीशन को कि प्राइस कभी सपोर्ट को रिटेस्ट करके नहीं आता है, एक बार रिटेस्ट करके ब्रेकडाउन कर देगा। अगर 2 बार रिस्पेक्ट दे दिया ना किसी सपोर्ट को, फिर वो ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, मैक्सिमम टाइम आपके सामने सपोर्ट से पहले पहले प्राइस पुल बैक लेगा, फिर जाके इसको हिट करेगा। वो इतनी सेफ्टी रखते हैं कि बायर के पास प्राइस को नहीं आने देंगे, उसके पहले बड़ी सप्लाई उठाएंगे, फिर उसको ब्रेक करेंगे सर, ठीक है। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते जाइए बस। अब ये सबसे बड़ा ब्लॉक ऑर्डर रेंज है अभी अगर रिसेंट मार्केट कंडीशन में बैंक निफ्टी में देखा जाए। मैंने आपको क्या समझाया कि प्राइस किसी भी सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देता है जब डाउनफॉल में होता है। तो क्या मानना है कि प्राइस इसको रिस्पेक्ट देगा ही देगा? कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कैसे, इसने बताइए कैसे यहाँ तक प्राइस ने पहुँचाया है खुद को? यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे है, 15 या 20 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये आपके लिए सपोर्ट एरिया थे सारे। प्राइस इस रेंज के नीचे कल के सेशन में गैप डाउन करता है, गैप डाउन के बाद ओपन इक्वल टू लो की कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको पता है 51,400 पे बड़े बिकवाल खरीदार बैठे हैं। अगर आप यहाँ से बेचते हुए चल रहे हैं और आपने एक भी स्विंग हाई के पास से सप्लाई नहीं उठाई है, मतलब आपकी आखिरी सप्लाई पड़ी है 54,200 पे, ठीक है। अब 54,200 की पड़ी सप्लाई के पास से आपने मेजर रेजिस्टेंस को कहीं शिफ्ट किया ही नहीं, आपकी जितनी क्वांटिटी बेची गई यहीं बेची गई। उसके बाद बताइए कोई भी लास्ट स्विंग हाई को रिटेस्ट किया गया हो? यहाँ पे इस स्विंग हाई को रिटेस्ट किया गया, एक ये मेजर मेरे लिए रेजिस्टेंस एरिया है 5300, वैलिड ब्रेक स्विंग हाई, ठीक है। इसके बाद इस स्विंग हाई को कल के सेशन में रिटेस्ट किया गया, तो अब हमारे लिए दूसरा वैलिड स्विंग हाई है 52,300। ये कल बनाया प्राइस ने। अगर प्राइस इसको कल नहीं बनाता ना तो पता है क्या होता? प्राइस अगर यहाँ से ना टर्न करता तो देखिए ये तो सपोर्ट की तरह इंपैक्ट करने लगा, प्राइस यहाँ पे आके रुकने लगा क्योंकि ये बायर्स रेंज है, ठीक है। ये तो सपोर्ट की तरह इंपैक्ट करने लगा। अब इनको काटने के लिए ही सप्लायर ने क्या किया, अपनी बड़ी क्वांटिटी को यहाँ सेल करके बैठ गए। अगर डायरेक्टली इसको आके टेस्ट करते तो क्या होता सर? तो यहाँ से जो रिवर्सल लेता ना प्राइस इस रेंज से, वो पता है कहाँ तक चल कर जाता? यहाँ से रिवर्सल लेके आपको जाना होता इस स्विंग हाई तक, मिनिमम 53,200 से। अब पता नहीं इतने हायर प्राइस पे जाने के बाद सेलर और बड़ी सप्लाई दे पाते या नहीं, या बायर्स बुलिश हो जाते तो और बड़ी खरीदारी करते। तो इतना बड़ा रिस्क बायर्स सेलर्स नहीं ले सकते, तो उन्होंने क्या किया, अपनी क्वांटिटी को उठाकर लोअर साइड शिफ्ट किया 52,300 पे। अब ये तय मानिए कि मंडे को जो भी आपके सामने खरीदारी या बिकवाली आएगी, तो खरीदारी में जब तक 52,300 के हाई और इसके ऊपर का ये 52,500 का प्राइस, राउंड फिगर अगर आप मानिए, तो जब तक 52,500 के ऊपर 2 घंटे की कैंडल क्लोज नहीं करेगी तब तक हायर साइड तो कोई मोमेंटम देखना ही नहीं। ये सेलर एरिया है सर, पूरा सेलर एरिया है। और हम लोगों ने पहली बार एक सपोर्ट को टेस्ट किया है। अब यहाँ पर प्राइस अगर 2 से 3 बार रिजेक्शन ले, तब मान लीजिएगा कि अब इसके नीचे अभी बिकवाली नहीं होगी, फिर इस हाई के ऊपर से कहीं से सप्लाई उठानी होगी, ठीक है। इस हाई के ऊपर से कहीं ना कहीं से सप्लाई उठानी होगी, जो भी मेजर, एक वैलिड स्विंग हाई ये और एक ये,
ठीक है, तो इस प्राइस के ऊपर जाके सप्लाई उठाना होगा, अगर 2 से 3 बार इसको टेस्ट करने के बाद भी। लेकिन ये बहुत कम संभावना है कि प्राइस इसको मौका दे 2 से 3 बार टेस्ट करने का। प्राइस इसके पहले पहले क्या करेगा, यहाँ से सप्लाई उठाकर लाया है, कल के मंडे के सेशन में अगर आपको गैप अप देखने को मिले तो देखिए डिस्काउंटेड प्राइस में गैप अप आपके लिए एंट्री होती है सर। अगर कोई प्राइस डिस्काउंट में है, डिस्काउंट का मतलब क्या है कि पहले 54,400 का इंडेक्स था, अब वो आकर 51,400 ट्रेड कर रहा है। अरे सर 3,000 पॉइंट गिर गया ना, अब 3,000 पॉइंट के गैप अप में आपको 300-400 पॉइंट ऊपर एंट्री मिल जाए तो आप बोलेंगे कि हाँ थोड़ा महंगा बेचने का मौका मिल रहा है, इतना कमजोर भाव है, हम भी यहाँ पर शॉर्ट करते हैं। तो मेजर ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन यहाँ होता है। तो गैप अप अगर हुआ तो पहली कैंडल के लो ब्रेकडाउन होते ही शॉर्ट कीजिएगा, डे लो ब्रेकडाउन होते ही शॉर्ट कीजिएगा, इस रेंज के अंदर आते ही शॉर्ट कीजिएगा, क्योंकि लिक्विडिटी कहाँ से उठाई गई है, प्राइस के सपोर्ट के आने से पहले पहले। ये एक सेलर की ट्रिक है, प्राइस में बड़ी सप्लाई को उठाने के लिए और बायर को एक बार में काटने के लिए, वन टाइम में काटने के लिए क्या किया कि बाइंग एरिया से पहले प्राइस को ऊपर लेके गए और वहां पर एक एग्रेसिव सेलिंग एरिया बनाया, डे लो को ब्रेक किया, तब जाके इसको रिटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, उम्मीद होगा कि एक एक पॉइंट देखिए, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी, ये आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। देखिए एक ट्रेंड लाइन आप लोग ड्रॉ करते हैं, कितने ही पॉइंट्स आप लोग इस तरीके से गलत ट्रेड करते हैं, एक ट्रेंड लाइन आप लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, एक मैंने तो रफली ड्रॉ कर दिया। अब होता पता है क्या है, हर बार प्राइस में क्या हो रहा है कि जितनी बार प्राइस ट्रेंड लाइन के पास पहुंच रहा है, अब संख्या तो वही है ना सर, 50% ट्रेडर यहां पे सोच रहा है ब्रेकआउट और 50% ट्रेडर सोच रहा है ब्रेकडाउन। क्यों, आपने पहले ही माइंडसेट बना लिया कि आपको क्या करना है। मैं बोलता हूं दोनों ही तरीके के ट्रेडर गलत है। जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचेगा तभी तो तय कर पाएंगे वहां का बिहेवियर देख के कि प्राइस क्या कर रहा है। जब प्राइस किसी सपोर्ट एरिया के पास पहुंचेगा उसका बिहेवियर देख के ही तो तय कर पाएंगे क्या कर रहा है। पहले कैसे बता दिया जाए, अब प्राइस यहां पे पहुंचा इस नॉट फॉर्मेशन के पास, तो वहां से पहले रिजेक्शन लिया, अब आके नीचे आ रहा तो बता पा रहे ये एग्रेसिव सेलिंग रेंज है, और यही हम कहने लगते नहीं नहीं 51,000 तो ब्रेकडाउन होगा। तो ये तो गैम्बलिंग की बात हुई ना सर। प्राइस जब आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नियर बाई होता है, आप वहां तय करते हैं कि आप किस अप्रोच के साथ जाएंगे, वही माइंडसेट आपको आगे ड्राइव करता है आप सही ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे या गलत। और जिस ट्रेडर ने पहले से माइंडसेट बना लिया, अब सोचिए ये है आपके लिए ट्रेंड लाइन, ठीक है, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आप बोलेंगे कि प्राइस यहां से गया, यहां रिजेक्शन लेके गिर गया, अब आएगा तो यहां पे ब्रेकआउट के लिए हम देख रहे हैं। अब एक बात बताइए, ये ट्रेंड लाइन है सर, और ट्रेंड लाइन बिल्कुल बुलशिट मैं बोलता हूं कि ट्रेंड लाइन को अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप मान लीजिए कि 60 में से आपका 40 ट्रेड गलत, 20 सही। क्यों, आपका थॉट प्रोसेस नहीं है, ट्रेंड लाइन कोई ट्रेड करने लायक चीज नहीं है। हाँ, आपको एक व्यू मिल जाता है कि लगभग सप्लाई कहां से उठेगी, एक एरिया। अब एक बात बताइए, रेजिस्टेंस थ्योरी में मैंने आपको क्या बताया कि कोई प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा, वहां से बिकवाली आएगी, निचले स्तर से खरीदारी आके। अब आप पहले से सोच के बैठे नहीं नहीं मैं तो इतने सेलर से पहले से खरीदारी कर रहा हूं, इतने सेशन से, अब अगर प्राइस हायर साइड गया तो यहां पे मैं और बाइंग उठाऊंगा कि ब्रेकआउट देखूंगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखूंगा। आपने पहले से माइंडसेट, अब प्राइस निचले स्तर से खरीदारी कर तो ये तो रेजिस्टेंस एरिया है, डायरेक्ट जाके थोड़ी ना अनटेस्टेड रेंज को डायरेक्टली ब्रेकआउट कर देंगे क्या, नहीं। तो जो पहले से सोच कर बैठे वो गलत साबित हुए। ठीक है, तो किसी भी प्राइस को जब वो पहुंचे नियर बाई वहां तय कीजिए कि क्या करना है। ऐसा कैसे तय कर सकते हैं, ठीक है। अब यही ट्रेंड लाइन के पास एक प्राइस एक्शन बिहेवियर होता कि प्राइस इस हाई के ऊपर जाता, फिर ट्रैप करता, ट्रैप करने के बाद अंदर आता और इस स्विंग लो को ब्रेक डाउन करने से पहले पहले ये हाई ब्रेक कर देता। अब हुआ ये हमारे लिए ब्रेकआउट वैलिडेशन, तब हम इसको ट्रेड करते। तो जैसा प्राइस का इंपैक्ट होगा उसके नियर बाई रेजिस्टेंस या सपोर्ट, उस इंपैक्ट को देखकर आप तय करेंगे कि आपका माइंडसेट क्या है। ना कि आप पहले से एक अप्रोच रखेंगे कि नहीं मैं 2 दिन से बाइंग कर रहा हूं तो बाइंग करूंगा, 2 दिन से सेलिंग कर रहा हूं तो सेलिंग कर रहा हूं। ठीक है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए, आज का सेशन में बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने क्लियर किया। ये सेशन भी थोड़ा लंबा हो गया। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। ये जो मैं डीमेट यूज़ कर रहा हूँ ना, ये धन का डीमेट है। इसमें आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं, कई सारे चार्ट्स को आप एक साथ यूज़ कर, मतलब सारे आपके ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।